हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 8 पे ऑफ क्लास 7th। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा था उसको इन अ समरी वाइज हम उसको फिर से समझते हैं। मूविंग एयर, चलती हुई हवा को, चलती हुई एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बहुत सारी चीजों पे। जैसे एक नाव है, उसको चलाना है, या फिर इस बाइसाइकिल को किस वे में, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, वो इन सब विंड पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि विंड जो है एक प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। सो एज वाटर इज पोर्ड ओवर अ कैन, कौन सा कैन, कैसा कैन है ये? कैन जो काफी गर्म है, जिसके अंदर पानी जो है बॉइल्ड वाटर के साथ एयर है, वार्म एयर है। ठीक है, सम स्टीम इन द कैन, वो क्या होगा? कंडेंस होगा in water, reducing the amount of air inside। तो जैसे क्या होगा, हमने एक एक्टिविटी की थी, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया था, एक कैन लिया था और उसको हीट के ऊपर रखा था, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी था। वो पानी जो है पूरी तरीके से अच्छे से बॉयल हो गया, और बॉयल होने के बाद हमने हीट को हटा दिया, और उस कैन के जो टिन है, उस टिन का जो कवर है, उसको अच्छे से टाइटली पैक कर दिया। और पैक करने के बाद हमने क्या किया, ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया। जब जैसे ही ठंडा पानी इसके ऊपर डाला तो क्या हुआ, ये जो इसमें जो वार्म एयर है वो कंडेंस हो गई, यानी वेपर जो है कंडेंस हो गया, किसमें? लिक्विड फॉर्म में। तो इससे क्या हुआ, अंदर जो एयर का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो गया। अब जब एयर का अमाउंट रिड्यूस होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो, क्योंकि एयर ही तो प्रेशर लगा रही है बेसिकली। अब यहाँ पे एयर अगर कम हो गया तो एयर यानी कि प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया? लो हो गया। बाहर के साइड, इस कैन के बाहर जो एयर का प्रेशर है वो कैसा है? हाई प्रेशर है। तो जैसे आपने इसमें पानी डाला, अंदर प्रेशर लो है, जिसकी वजह से हाई से लो की तरफ प्रेशर एग्जर्ट होगा, और ये कैन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अपना शेप जो है वो चेंज कर देगा, और इसी वजह से ये कैन कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आपका ये प्रेशर लो होता है तो यानी कि विंड की स्पीड आ रही है उस तरफ यानी विंड उस तरफ मूव कर रही है। तो लो प्रेशर होगा तो यहाँ से जितना भी कोल्डर एयर है, वार्म एयर राइज करेगा, तो जो कोल्डर एयर है वो लो प्रेशर की जगह पे आएगा, और इस तरीके से एक कन्वेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, अब आपको इसमें दो चीजें समझ में आती हैं कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जहां भी लो प्रेशर होगा वहां पे कोल्डर एयर के आने की वजह से एक कन्वेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड एकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यानी कि अगर एयर प्रेशर रिड्यूस होगा तो वहां पे विंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। अब ये कैसे होगा? मैंने अभी जस्ट बताया, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रेशर लो है, ठीक है, और यहाँ प्रेशर हाई है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आएगी। अब लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो एयर है वो वार्म हो गया है, तो ये वार्म एयर जो है वो राइज अप कर जाएगा, राइज अप करेगा। कोल्डर एयर जो है लो प्रेशर की तरफ आएगा तो एक कन्वेक्शन क्रिएट होगा। तो यानी कि जब इस तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आएगी तो एक स्पीड से आएगी। ठीक है, यानी कि जब भी प्रेशर लो होगा तो वहां पे विंड स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यानी कि हम इन्फ्रेंस क्या निकाल रहे हैं कि दैट एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। हाई से लो की तरफ मूव करता है, हाई टू लो, प्रेशर जो है वो हाई टू लो मूव करता है। पहला इन्फ्रेंस था। अब इसका मतलब कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ये एयर प्रेशर का, ये जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर है, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, एयर उतनी ही तेजी से मूव करेगी। एयर का जो मूवमेंट होगा वो, उसकी जो स्पीड होगी वो भी उतनी ही तेजी से होगी। ठीक है, यानी कि जो आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो, चाहे साइक्लोन पढ़ रहे हो, चाहे आप थंडरस्टॉर्म पढ़ रहे हो, उसमें एक्चुअली होता क्या है, वहां पे विंड की स्पीड आप देख लो ना, साइक्लोन का जो विंड की स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 320 किलोमीटर पर आवर है, या 200 किलोमीटर पर आवर है। ये इतनी ज्यादा स्पीड हो कैसे रही है? क्योंकि जिस भी जगह पे प्रेशर लो है, देखो साइक्लोन या थंडरस्टॉर्म हमेशा उस जगह पे आएगा जहां पे एयर प्रेशर एकदम लो हो रखा होगा। यानी कि जितना ज्यादा स्पीड होगी, समझो वहां पे एयर प्रेशर उतना ही लो है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स, उतनी ही तेजी से एयर भी मूव करेगी। और दूसरा इन्फ्लुएंस हमारा ये भी निकलता है कि जब हम हीट करते हैं तो एयर एक्सपैंड होता है, और जब एक्सपैंड होगा तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए ऑक्यूपाई करने के लिए, वो ऑक्यूपाई करेगा ज्यादा स्पेस तो वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स लाइटर।
ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ये भी जानते हो कि जो वार्म एयर है वो लाइटर होता है इन कंपैरिजन टू द कोल्डर एयर। इसीलिए तो जैसे हम कोई भी स्मोक है, कुछ भी चीज है, आप हमेशा देखोगे वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ राइज कर रही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप आग जला रहे हो तो जो उसका धुआं है वो ऐसे जमीन में ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वार्म एयर जो होते हैं वो लाइटर होते हैं इन कंपैरिजन टू दी कोल्ड एयर। ठीक है। अब अनइवन हीटिंग की वजह से भी ये जो प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाता है। अब ये अनइवन हीटिंग इक्वेटर और पोल्स में कैसे होता है, जैसे हमको पता है ये ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में यहाँ पे बीच में ये इक्वेटर है और ऊपर पोल्स है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। आपको पता है इक्वेटर पे यहाँ पे सन का जो रेज है वो काफी ज्यादा पड़ती है, यानी कि यहाँ का जो एरिया है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब जब ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ की एयर क्या होंगी, राइज होंगी। एयर राइज होंगी तो ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगी या इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी तो पोल्स हैं, ये भी पोल्स है, काफी ठंडे हैं। ये नॉर्थ पोल्स, ये भी पोल्स है, बहुत ठंडे हैं। तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, राइज करेगी। जब राइज करेगी तो नॉर्थ पोल का जो कोल्डर एयर है वो कोशिश करेगा इस वार्म एयर की जगह को रिप्लेस करने की। ठीक है, ऑलरेडी वार्म एयर ऊपर चला गया तो उसकी जगह खाली हो गई, यानी प्रेशर जनरेट हो गया। कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। तो ये कोल्डर एयर उस लो प्रेशर की जगह पे आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मूवमेंट होगा, यानी कि यही लिखा है द रीजन क्लोज टू इक्वेटर गेट्स मैक्सिमम हीट, रीजन बिकम्स वार्म। और वार्म एयर जो है वो राइज करेगा, कूलर एयर जो है वो 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के तरफ, वो इस तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, आपके इक्वेटर की तरफ आएगा। नॉर्थ और साउथ दोनों से इक्वेटर की तरफ आएगा। लेकिन जब आप बुक में डायग्राम देखोगे तो वहां पे डायग्राम जो एरो है वो ऐसे बनने के बजाय ऐसे बना हुआ है। ऐसा डायरेक्शन, ये एरो इस तरफ से क्यों है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन इस तरफ से हो रहा है। रोटेशन के वजह से ये एरो जो है वो इस तरीके से चेंज हो गया, यानी कि विंड की जो स्पीड है और विंड का जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो समर के टाइम पे आपको पता है कि जमीन जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है। तो लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। लैंड राइज नहीं करेगा, लैंड के पास जैसे जमीन है और ये मान लीजिए ये जमीन है आपका और यहाँ पे पानी है। ठीक है, यहाँ पे पानी है, तो ये जमीन जो है काफी ज्यादा जल्दी गर्म हो गई। तो यानी कि यहाँ के इसके ऊपर के जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी गर्म हो जाएंगे, ये वार्म हो जाएंगे। ये वार्म हो जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ राइज करेंगे, ये ऊपर की तरफ राइज किए। ठीक है। अब यहाँ पे जो सी के ऊपर जितना भी ये एयर के जो पार्टिकल्स है वो है ठंडे, क्योंकि अभी पानी गर्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये जो एयर है कोल्डर एयर, ये इसकी जगह ले लेगा। ये जो जहां पे पहले ये एयर था, लो प्रेशर जनरेट हो गया राइज होने की वजह से, इस एयर ने इसकी जगह ले ली। जैसे ही जगह ले ली, ठीक है, तो ये जो है अब क्योंकि डायरेक्शन देखो इस तरीके से डायरेक्शन हो रहा है, ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ मूव करेगा। तो एक आपको मूवमेंट जो है दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, वाटर साइकिल दिखेगा, वो इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके का आपको रोटेशन दिखेगा। तो इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। क्या कहते हैं, सी ब्रीज। और ये होता है दिन के टाइम पे। उसी तरीके से विंटर या फिर रात के टाइम पे ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि ये आपका जमीन है और ये मान लीजिए पानी है, तो जमीन से पहला जो, क्योंकि देखो क्या हुआ, पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन जब गर्म हो जाएगा तो बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो पानी रात के टाइम पे भी हल्का हल्का पानी गर्म होगा। जब पानी गर्म होगा तो इसके ऊपर का जो एयर है वो वार्म होगा, वार्म एयर राइज कर जाएगा। वार्म एयर राइज हुआ, जो लैंड के पास से ठंडी हवा है वो इसकी जगह उसने ले ली। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो आप डायरेक्शन देख रहे हो, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन है। तो विंटर के टाइम पे ऐसा ही कुछ होता है, रिवर्स हो जाता है फ्रॉम लैंड टू ओशन। तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज। ठीक है, ये कहते हैं। अब ये जो विंड है, जब ये ओशन की तरफ से, जो हवा ओशन की तरफ से आती है वो हमेशा वाटर को कैरी करके आती है, यानी कि वाटर को लेके आती है, जिसके वजह से मॉनसून भी आता है और जिसके वजह से वाटर साइकिल भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस मॉनसून आने की वजह से बारिश भी आती है। अब आपको पता है कि जब भी बारिश आती है ना तो उसके साथ आंधी तूफान, और कई कई जगह तो आंधी तूफान एक साइक्लोन का भी रूप ले लेती है। तो ये आंधी तूफान कहाँ पे होती है और कैसे होती है वो समझते हैं। देखो, जो ये आपका आंधी तूफान का मतलब थंडर स्टॉर्म, आंधी मतलब थंडर, स्टॉर्म मतलब तूफान। तो ये जो
आंधी तूफान है ये हॉट या ह्यूमिड और टेम्परेट रीजन्स में होता है, जैसे कि हमारा इंडिया है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, बहुत गर्मी है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत राइज है। जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सारा का सारा जो एयर है, विंड जो है वो गर्म हो गया, वो ऊपर की तरफ राइज कर गया। जब ऊपर की तरफ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक जगह की, जैसे इंडिया की बात करूं, यहाँ टेम्परेचर मान लो किसी एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे एयर के जो पार्टिकल्स है, सॉरी, जो एयर के पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ये एयर के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव किए तो जिधर भी जगह जहां भी कोल्डर एयर है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, ठीक है। ये एयर राइज कर गए ऊपर की तरफ, यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, ये हाई से लो की तरफ आएगा। अब जितना ज्यादा ये गर्म होगा उतना तेजी से ये वेपर बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब तवे के, गर्म तवे के ऊपर पानी डालो, कितनी तेजी से वेपर बनता है ना। तो ये स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से विंड फ्लो करेगा। समझ में आ रही बात, ये जितनी तेज राइज होगा उतनी ही तेजी से ये इसकी प्लेस को डिस्प्लेस करेगा और उतनी ही विंड की स्पीड जो है बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस विंड की स्पीड, अब देखो ये जो कोल्डर एयर है, मान लो ये ऐसी जगह से आ रहा है जहां पे ओशंस हैं, तो क्या करेगा, अपने साथ पानी भी लेके आएगा, यानी कि वाटर के ड्रॉपलेट्स भी लेके आएगा। जब वाटर के ड्रॉपलेट्स आएंगे और क्लाउड के साथ वो कनेक्ट भी करेंगे या एक तरीके से टकराएंगे, या क्लाउड्स भी आपस में टकराएंगे क्योंकि एक चार्जिंग भी आ जाती है उनके अंदर, तो उसकी वजह से एक लाइटनिंग और एक साउंड का इफेक्ट भी आएगा। तो यानी बारिश भी आ रही है, लाइटनिंग भी हो रही है, साउंड का इफेक्ट भी आ रहा है, ये पूरा एक साथ जिसको आप कहते हो दैट इज थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अब यही जो आंधी तूफान है ना, जब प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, यानी कि ये स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइज बहुत तेजी से करे और ये कोल्डर एयर इसकी जगह को डिस्प्लेस भी बहुत तेजी से करे, तो उसमें होगा क्या, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इस बीच में ना प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, ठीक है। जब प्रेशर एकदम लो हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का एरिया दिखेगा, कुछ ऐसे फनल के टाइप का शेप दिखेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, उस एरिया में साइक्लोन आ जाएगा, यानी कि जब स्पीड, विंड की स्पीड लगभग इतनी हो जाती है 250 किलोमीटर पर आवर, जब विंड की स्पीड हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो आंधी तूफान कन्वर्ट हो गया किसमें, साइक्लोन में, ठीक है। तो साइक्लोन का जो बीच का जो सेंटर है, जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया, तो ये जो बीच का सेंटर है इसको हम कहते हैं आई ऑफ स्टॉर्म, और इसका डायमीटर होता है 10 to 30 किलोमीटर। और ये वो रीजन होता है जहां पे क्लाउड्स नहीं होते या लाइट विंड्स होती हैं, बीच में ऑब्वियसली लाइट विंड्स होंगी, साइड साइड में इसका जो विंड की स्पीड होगी वो 250 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। आई में यानी कि एकदम बीच में जो है वो प्रेशर भी काफी लो होगा, ये लो प्रेशर है, इसी वजह से तो इतना विंड की स्पीड बढ़ी है, इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ी है। और ये जो है इसका भी जो सरफेस से काफी लगभग 12 किलोमीटर तक ऊपर तक जा सकता है ये, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है साइक्लोन में, अब देखो विंड की स्पीड मैंने आपको बताया, इतना ज्यादा विंड की स्पीड है तो डेफिनेटली फर्स्ट फैक्टर तो यही है, विंड की स्पीड। फिर विंड का डायरेक्शन भी देखो, विंड का डायरेक्शन भी एक ही तरफ ऐसे इस तरीके से मूव करना चालू हो जाएगा, विंड का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, खेल स्टार्ट भी तो टेम्परेचर के वजह से हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है तो वार्म एयर राइज हुआ है, जब वार्म एयर राइज होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर लो होगा तो जो कहीं से कोल्डर एयर है वो उसकी जगह को डिस्प्लेस करेगा, तो टेम्परेचर का स्टार्टिंग में खेल है। ह्यूमिडिटी यानी कि कहीं ना कहीं पानी का भी लेन देन है, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी एरिया में लिक्विड जो है, जैसे पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर जो है वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वेपर जब गैस जो है जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए, तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर कहीं ना कहीं उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन जब वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब वेपर, ध्यान रखिएगा, जब भी वेपर लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होगा तो वो हीट को एमिट करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और इस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एटमॉस्फेयर इस हीट को लेगा और गर्म हो जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो क्या होगा, वहां की जो एयर है वो वार्म हो जाएंगी, वो राइज होंगी तो प्रेशर लो हो जाएगा, कोल्डर एयर उसकी जगह पे ले लेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी जो है वो भी साइक्लोन को लाने में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो साइक्लोन को लेके आते हैं। अब साइक्लोन को और भी अलग नामों से भी जाना जाता है। अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस और जापान की बात करें तो वो इसको टाइफून कहते हैं। बात सेम है, नाम डिफरेंट है। टॉर्नेडो की बात करते हैं। टॉर्नेडो इंडिया में जनरली नहीं आता है, लेकिन अगर वायलेंट टॉर्नेडो की बात करें, जनरली टॉर्नेडो बहुत वीक होता है। होता क्या है, ऐसा लगता है ऐसा काला बादल ना आसमान से जमीन पे गिर गया एकदम,
तो इस तरीके से होता है। और ये जो टॉर्नेडो होता है ये फनल शेप का होता है, तो इस बीच में जो भी चीजें आ जाए, चाहे डस्ट आ जाए, चाहे डेब्रिस आ जाए, ये सबको लेके बीच में से इस तरीके से कहीं ना कहीं दूर किलोमीटर, काफी किलोमीटर दूर फेंक देती है। ठीक है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, अंदर से सारी चीजें लेती है, जो निगलती है वही उगलती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सारी चीजें उगल देती है। क्या निगला इसने? डस्ट को, डेब्रिस को, या किसी का घर या किसी का बेस, कुछ भी चीज को निगला और उसी को उगल भी दिया। तो इस तरीके से टॉर्नेडो भी करती है। ठीक है, वीक होती है नॉर्मली, लेकिन अगर वॉयलेंट होती है तो इसका लगभग 300 किलोमीटर पर आवर इसकी भी विंड की स्पीड होती है। ठीक है, ये जो है ये बात की गई है एक्चुअली साइक्लोन्स के बारे में, कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ये जो नीचे की तरफ का जो एरिया, जहाँ जैसे नीचे श्रीलंका है, यहाँ का जो एरिया है, तो ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ ये है, ये कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ओशन है और यहाँ भी ओशन है, तो ये वेस्ट कोस्ट है और ये ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, तो जो ये ईस्ट कोस्ट है काफी वल्नरेबल होता है फॉर साइक्लोन्स इन कंपैरिजन टू वेस्ट कोस्ट, ऑल्दो दोनों ही वल्नरेबल होते हैं, बट ईस्ट कोस्ट ज्यादा वल्नरेबल होता है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो जितने भी स्टॉर्म्स हैं, चाहे वो थंडर स्टॉर्म की बात करूं मैं, चाहे साइक्लोन की बात करूं, ये सब के सब जो है वो लो प्रेशर सिस्टम पे काम करें। यानी अगर प्रेशर लो होगा तभी तो विंड की स्पीड बढ़ेगी। तो यानी लो प्रेशर सिस्टम पे, चाहे आपका साइक्लोन है, चाहे आपका थंडर स्टॉर्म है, इसी पे काम करें, लो प्रेशर सिस्टम पे। तो लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, विंड की स्पीड बढ़ जाएगी। विंड की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, वो एक तूफान का रूप ले सकती है। ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इस विंड की स्पीड को मेजर कर पाता है? दैट इज अनीमोमीटर। क्या है? अनीमोमीटर। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजों का इन्फ्लुएंस मिल रहा है। पहली बात, एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। दूसरी बात, एयर जो है वो जब वार्म होता है तो वो एक्सपैंड करता है और कूल होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये दो चीजें हैं कि एयर हीट गर्म होने पे एक्सपैंड कर रहा है और ठंडे होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। ठीक है, तीसरी बात, एज वार्म एयर राइजेस, तो वहां का जो एयर प्रेशर है, ठीक है, जिस भी जगह का, जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, इसके ऊपर की जितनी भी हवा है वो जैसे ही गर्म होगी ये ऊपर की तरफ राइज करेगी। जैसे ऊपर की तरफ राइज करेगी, आपको अभी जस्ट पहले हम बताया कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब यहां से ये एयर तो ऊपर चली गई, तो प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? कोई नहीं। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो एयर रहेगा ही ना, तो लो प्रेशर हो जाएगा। अब ये लो प्रेशर होगा तो इसकी जगह, अब ये प्रेशर को अगर लो रहेगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लो प्रेशर नहीं रहने देना। नेचर कोशिश करता है उसको मेंटेन करने की, तो कहीं ना कहीं से ठंडी हवा, कोल्डर एयर जो है इसकी जगह लेगी। ठीक है, तो जितनी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ भी होती है कि जब लो प्रेशर बहुत ज्यादा हो और ये वार्म एयर बहुत जल्दी जल्दी राइज करे और ये कोल्डर एयर उतनी ही जल्दी से आए, यानी कि ये मूवमेंट अगर जितना स्विफ्ट हो जाएगा, जितनी स्विफ्टली ये मूवमेंट होगा, यानी कि जितना स्पीड में ये मूवमेंट होगा, उतना ये भयंकर रूप या उतना डिजास्टरस रूप ये ले सकता है। ठीक है, ये बात हुई। दूसरी चौथी बात है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अर्थ का ये जो विंड की, आप देखते हो कि कभी पूर्व की तरफ हवा चल रही है, कभी वेस्ट की तरफ, कभी ईस्ट की तरफ, ये जो मूवमेंट होते हैं, विंड के जो मूवमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं इसका एक रीजन जो है वो अनइवन हीटिंग भी है अर्थ का। तो अनइवन हीटिंग की वजह से क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्मी है और पोलर रीजन पे इतनी ठंडी के बर्फ जम रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना टेम्परेचर का, उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही कहीं ना कहीं विंड का मूवमेंट भी होता है। ठीक है, हाई स्पीड विंड और एयर प्रेशर का डिफरेंस के वजह से साइक्लोन आ रहा है। देखो कितना खतरनाक चीज है ये साइक्लोन। जब एयर प्रेशर एकदम लो होगा तो विंड की स्पीड एकदम हाई होगी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि जो विंड की स्पीड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर जितना हाई होगा विंड की स्पीड उतनी कम होगी, प्रेशर जितना लो होगा विंड की स्पीड उतनी ही हाई होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विंड की स्पीड। सो नाउ इट इज इजी टू मॉनिटर साइक्लोन्स बाय सैटेलाइट्स एंड राडार्स। ये हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से हो पाया है, अदरवाइज ये नहीं हो पाता। ठीक है, सो विद दिस हमारी ये चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। आई गेस आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू।